rotation your device. सेटिंग को चेक करो, कैसा आ रहा है। हाँ सचिन, आप मुझे देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है हमारी और पिक्चर कैसा आ रहा है। क्या था ऊपर के नीचे गिरेगी। साथियों, रंगनायक द लेफ्ट थिएटर के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं दीपक सिन्हा। आज रविवार का दिन है और आज किसी न किसी शख्सियत को आपके बीच आना था, क्योंकि रंगमंच के विषय में पर आपसे बातचीत कर सकते थे। इसी बीच इब्राहिम मलका जी का 4 अगस्त को 95 वर्ष की उम्र में एक लंबी पारी खेलने के बाद उनका निधन हुआ। और फिर हमारे टीम के साथियों को लगा कि साथी सचिन, मोहित, यथार्थ, जद्दू राणा, मनोज, ये तमाम साथियों को लगा कि जो स्थिति विकट होती जा रही है कि हम अपने रंग निर्देशक को, अपने वरिष्ठ साथियों को उनके निधन के बाद भी याद नहीं कर पाते हैं। जो एक परंपरा बनी थी कि किन्हीं बड़ी हस्ती या किसी रंगकर्मी के निधन के बाद हम उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, एक शोक सभा व्यक्त करते हैं, वह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इब्राहिम मलका जी न केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक हस्ती थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व के स्तर पर रंग निर्देशकों की अगर कोई जमात है तो उस जमात की अग्रणी भूमिका में वो थे। और इस नाते मुझे लगता है कि एनएसडी के अलावा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अलावा जो प्रगतिशील संगठन है, चाहे वो इप्टा हो या जन संस्कृति मंच हो या जनवादी लेखक संघ हो या प्रगतिशील लेखक संघ हो, इन सारे संगठनों को भी उनको याद किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग याद करने में अब चूक कर रहे हैं, और संभवतः इस कारण से कि उन्हें लगता है कि उन्हें याद करना अपने आप को भूलना तो नहीं है, और अपनी जो चाहत है, अपनी जो संवेदना है वो खत्म होती है। उसके साथ साथ आपको लगता है कि आपकी संवेदना जाग रही है, रंगकर्मियों को लगता है कि उसकी चेतना जाग रही है, क्योंकि वह व्यक्ति खो रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप अपने पुरोधा को याद नहीं करेंगे, जब अपने अग्रज को याद नहीं करेंगे, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को याद नहीं करेंगे जो व्यक्ति नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक संस्था के रूप में आपके सामने खड़ा होता है, और उसे याद ना करना अपने आप में एक गुनाह है, और लगता है कि हम उन्हें भूल रहे हैं।
हालांकि आज मैंने अखबार में देखा कि प्रभात खबर में युवा रंग आलोचक अमितेश का बहुत अच्छा आलेख आया है हबीब साहब ये अलका जी पर। रविंद्र त्रिपाठी जी का भी एक आलेख आया है, मैंने उसको भी पढ़ा है। मंगलेश डबराल जी का भी एक इब्राहिम अलका जी के संदर्भ में एक आलेख आया है। कुछ जो उनके छात्र थे, अलका जी के जो छात्र थे, उनका कुछ वीडियो वगैरह भी सामने आया है। राम गोपाल बजाज साहब का शोक संवेदना आया है, कुछ तो चीज़ें आई हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को आनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं आ पाई। और इस बात का मलाल तो थोड़ा होता है। मैं लगातार 4-5 दिनों से यह सोच रहा था कि चाहे वो जन संस्कृति मंच का वो की ओर से हो या फिर इप्टा की ओर से हो, कोई शोक संवेदना ठोस रूप में उनकी रचनाओं को लेकर, उनके कार्यों को लेकर कुछ आता, लेकिन आ नहीं पाया। तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने उनकी कुछ बातों को लेकर, चूँकि इब्राहिम अलका जी जीते जी एक किंवदंती बन गए थे, और जब हम लोगों ने रंगमंच करना शुरू किया लगभग 80 के दशक से, तो इब्राहिम अलका जी का जो एक सक्रिय जो जीवन था रंगमंच को लेकर, वह समाप्त हो चुका था, वह ख़त्म हो चुका था। और बाद में फिर 92 में वो कुछ समय के लिए रंगमंच में फिर लौट कर आते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इब्राहिम अलका जी को मैंने पढ़ा है। हमारे पीढ़ी के चाहे वो निर्देशक हों या रंगकर्मी हों, उनको पढ़ा है, उनको यूट्यूब पर वीडियो पर देखा है, उनके नाटकों को हम लोगों ने वीडियो पर उनके कुछ क्लिप्स को देखा है। और फिर जो उनके छात्र रहे हैं, उनके छात्र का जो काम हम लोगों ने देखा है या उनसे जो बातचीत होती रही है, उससे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन का जाना, चाहे वह भले ही रंगमंच को छोड़ दिया हो कुछ समय के लिए, बहुत समय पहले, बावजूद उन्हें याद करना लगता है कि हमें कोई नई बात, नई दिशा तो देती ही रहेगी। इब्राहिम अलका जी को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि इब्राहिम अलका जी के माता पिता उबैद और फिर दूसरे अन्य जगहों पर से वो आए थे, और इसलिए भी याद किया जाना, मैं उस पर बाद में बात करूंगा विस्तार से। और इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि जब पाकिस्तान का विभाजन होता है तो इनके जो परिवार में लगभग 9 सदस्य थे, उस 9 सदस्य में से 8 सदस्यों ने पाकिस्तान जाना स्वीकार किया, लेकिन इब्राहिम अलका जी पाकिस्तान नहीं जाकर भारत की धरती को चूमा, भारत की धरती को स्वीकार किया और यहाँ रहना स्वीकार किया। और इस रूप में आप कह सकते हैं कि इब्राहिम अलका जी ने भारत की मिट्टी को चुना। हालांकि इब्राहिम अलका जी के बारे में ये कहा जाता है कि पश्चिमी जो नाट्य जो सिद्धांत था, या पश्चिम का जो नाटक का जो आधुनिकीकरण था, उसको लेकर भारत में वो आने वाले व्यक्ति थे, उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया। हालांकि आप देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक रंगमंच के रूप में अगर बात आती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जो अंग्रेजों के समय में और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई चल रही थी, उस बीच में वो जो उसके बाद का जो आना है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का जो नाटक, जो रंगमंच है, उसमें जो आधुनिक रंगमंच है उसको स्थापित करने की अगर कोई मादा रखता है तो अलका जी हैं, और इस कारण से भी उनको याद किया जाना चाहिए। इब्राहिम अलका जी रंगमंच एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की रंगमंच के प्रशिक्षण की बात भारत में की।
इसके पहले लोग रंगमंच करते रहे, बिना प्रशिक्षण लिए अपने तरीके से लोग करते रहे। और ख़ास करके आप जब देखते हैं कि पारसी नाटक हो रहा था, उसमें भी प्रशिक्षण तो लेते थे अपने स्तर पर, लेकिन उस तरीके से नहीं ले रहे थे, किसी रंग सिद्धांत को पढ़कर नहीं ले रहे थे। लोक नाटक में भी लोग नाटक कर रहे थे, एक दौर था। लेकिन इब्राहिम अलकाजी को यह लगा कि रंगकर्मियों का प्रशिक्षण जरूरी है और उसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जब संगीत नाट्य अकादमी के अंदर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय काम कर रहा था, जबकि उस समय के निर्देशक के रूप में सातु सेन थे, और तब उनकी कल्पना बनती है, वो आते हैं एनएसडी की कल्पना उसको नए तरीके से इब्राहिम अलकाजी करते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो ब्लूप्रिंट अगर तैयार करने का कोई श्रेय जाता है तो इब्राहिम अलकाजी को जाता है। इब्राहिम अलकाजी का जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1925 को पुणे में, उनका जन्म हुआ था। और उनकी पत्नी रोशन अलकाजी, उनकी पुत्री वरिष्ठ रंग निर्देशिका अम्माल अल्लाना जी, और फैसल जी उनके पुत्र। ये एक पूरा का पूरा परिवार रंगमंच और कला संस्कृति को देने वाला। रोशन अलकाजी, जो बाद में उन्होंने आर्ट हेरिटेज गैलरी बनाया, अलकाजी, उसको वो संभालती रही। और फिर एक संजोग देखिए कि कितना सुखद संजोग है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इब्राहिम अलकाजी लंबे समय तक निर्देशक के पद पर रहे, और बाद में उनकी पुत्री अम्माल अल्लाना जी भी बहुत दिनों तक निर्देशक के पद पर उसमें रही। उनकी पढ़ाई पुणे से ही होती है, सेंट विंसेंट स्कूल से। और देखिए कि एक ऐसा रंगमंच का व्यक्ति जिसको कि आप कह सकते हैं कि कोई भी शख्सियत अगर है, कोई भी व्यक्तित्व अगर है, तो वह एक सम्मान अगर मिलता है तो काफ़ी है उसके लिए। लेकिन 3 सम्मान मिलना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये 3 सम्मान का मिलना, ये एक रंगमंच की ऊंचाई को प्रदान करता है। आज की तारीख में हमारे रंगकर्मी को अगर कोई एक सम्मान छोटा सा संगीत नाट्य अकादमी का मिल जाता है तो बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं डिजिटल माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ऐसी शख्सियत जिसको कि इतना बड़ा सम्मान मिला हो, 3 सम्मान, बड़ा सम्मान दिया भारत सरकार के द्वारा मिला हो, जिसको कि संगीत नाट्य अकादमी का फेलोशिप मिला हो, वह व्यक्ति एक लगातार काम कर रहा हो और जिसकी लंबी फहरिस्त एक बड़े बड़े अभिनेताओं की रही है, वो ओम सिंह पुरी हो, ओम पुरी हो, नसरुद्दीन शाह हो, नादिरा बब्बर हो, कई लोगों ने उनसे प्रशिक्षण लिया, उनको गुरु माना। उन्हें हबीब तनवीर पुरस्कार भी मिला था 2004 में, जैसे कि मेरे पास सूचना है। और सबसे बड़ी बात है कि अलकाजी पश्चिमी जो नाटक है उसके रंग सिद्धांत, यानी खास करके आप कह सकते हैं जो रूसी जो सिद्धांतकार थे स्तानिस्लावस्की के मेथड ऑफ एक्टिंग का जो सिद्धांत था, उस पर मैं बात करूंगा। तो उसको मानने के साथ साथ भारत में जो मराठी रंगमंच हो रहा था, या फिर बिहार का रंगमंच हो रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवाद का जो दौर था इसके बाहर यूरोप में, खासकर इब्सन का जो दौर था, तो प्रकृतिवादी दौर, उसको तोड़ते हुए जो यथार्थवाद की जो बात आई थी, यथार्थवादी शैली में स्तानिस्लावस्की ने कहा, उसका एडोप्टेशन करते हैं अपने एक्टिंग मेथड में, अपने लड़कों को वो प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही भारत के अन्य जो रंगमंच के विधा हैं, चाहे वो दक्षिण का रंगमंच हो या फिर उत्तर बिहार का रंगमंच हो या
और भी रंगमंच, उस सारे रंगमंच को एक साथ लाने का, एक प्लेटफॉर्म बनाने का कि लगातार वो कोशिश करते रहे। चाहे वो आप देखिए कि नाटक में अगर आप कह सकते हैं कि मॉलियर की कहानी हो, मॉलियर का नाटक हो, कंजूस हो, या फिर इसके अलावा शेक्सपियर के करीब कई नाटकों का, तो 16-17 नाटकों का मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध हुई है कि शेक्सपियर के लगभग 16-17 नाटकों का मंचन उन्होंने किया, लगभग 50 से ज़्यादा नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया। और शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर की अद्भुत प्रस्तुति उन्होंने की, तो मॉलियर की के नाटक कंजूस की उसकी प्रस्तुति हुई, एनएसडी के इतर भी जाकर। कुछ जो मैंने जो जानकारी हासिल की उसमें ये बात आई है कि इतने मतलब सादगीपूर्ण तरीके से अपने आप को रखते थे पूर्वाभ्यास के दरमियान कि अगर मंच पर कहीं कोई गंदगी हो तो स्वयं झाड़ू उठाकर झाड़ू से उसको साफ कर लेते थे। और सिगरेट का अगर खाली डब्बा मिल जाए तो उसमें वो डिजाइन ढूंढने की तलाश करते थे। अब कह सकते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वेस्टेज जो चीज़ें हैं, वेस्टेज जो मटेरियल हैं, उसको लेकर भी काम करने की जो तरीका उनका था वो लगातार उन्होंने इसको किया। हाँ प्रवीण, सही कह रहे हो कि कम संसाधनों में उन्होंने काम किया। इसी बात की मैं भी चर्चा कर रहा था, जो जिसकी बात को मैं भी कर रहे हो कि कम संसाधन था उस समय, चूँकि वह दौर जो था एनएसडी का दौर, एनएसडी तुरंत बन ही रहा था, इनकी कल्पना में ही था। आज का वो एनएसडी बहुत ज़्यादा, उसमें पैसे भी नहीं थे। और नेहरू जी प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने इनको लाया, इनकी मदद की और उनके माध्यम से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई। तो जहां आप समझ सकते हैं कि भारत एक आज़ाद ही हुआ था, कई सौ वर्षों से स्वतंत्र था, और उसके बाद तुरंत में एक इंस्टीट्यूशन को लाना, इस बात की जो कल्पना थी वो अद्भुत कल्पना थी। और वह तभी सफल भी हो पाया कि जबकि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और आप यह भी कह सकते हैं कि एक उदारवादी जो दृष्टिकोण था, अलका जी का, वो उदारवादी दृष्टिकोण, नेहरूवादी जो विचारधारा थी उसको लेकर, नेहरूवादी जो विचारधारा थी उसको लेकर वो था। अब आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि अभी ये अलका जी के बारे में एक जो सूचना आई है, वो सूचना ये आई है कि जो मुझे जानकारी मिली है, नीलम मानसिंह को मैं पढ़ रहा था, एनएचटी से पास आउट हैं और उनकी छात्रा रही हैं। उनके अगर उनकी बात अगर की जाए, उन्होंने कहा कि निर्देशन से लेकर अनुशासन की शिक्षा, निर्देशन से लेकर अनुशासन की जो शिक्षा थी वो दिया अपने निर्देशन में। और ये जो एक तरीका था, इस तरीके को मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, किसी का कॉल आ रहा है। जो भी बंधु मुझे कॉल कर रहे हैं, कृपया इस नंबर पर कॉल न करें। अगर आपको कॉल करनी है तो मेरा कोई दूसरा नंबर, उस पर कॉल करें। लगातार मैं परेशान हो रहा हूँ, तो रिंग आता रहेगा, लेकिन मैं बात करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है कि मैं उसको खत्म करूँ। बहरहाल नीलम मानसिंह ने कहा कि डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़बरदस्त उनका डिसिप्लिन था, और उस वक्त वो किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते थे। वो काम करने के दरमियान किसी प्रकार का वो समझौता नहीं करते थे। और इस कारण से आपको लगता है कि जो अनुशासन का जो मामला था उनमें, तो उस समय के अभिनेताओं को यह लगता था, या अभिनेत्रियों को लगता था कि यह बहुत कठोरता है कि सुबह के समय में हॉस्टल में वो पहुंच जाते थे, बच्चे वहाँ सोए हैं, और सुबह में उसको उठा देना ज़बरदस्ती, उसकी अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना, ये सारी बातें जो थी, तो उस समय के रंगकर्मी को यह लगता तो था
कि भाई मैं कितना आराम से सोया हुआ था, लेकिन एक ऐसा आदमी आ गया जो हॉस्टल पहुंच जाता है सुबह 5 बजे सुबह में, और वो उठाता है, कहता है कि चलो क्लास करने के लिए और अपनी तैयारी करो। लेकिन बाद में वही अभिनेता नसीर बनता है, वही अभिनेता ओमपुरी बनता है, वही रंग निर्देशक सोनल मानसिंह बनती है। तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि एक रंग निर्देशक की ताकत, जो अनुशासन की जो ताकत है, वो ताकत एक बड़ा रंगकर्मी बनाता है, एक बड़ा ये उसको बनाता है। रवि रंजन जी, मैं वही सब बातें कह रहा हूँ जो जो उनके बारे में जो मैंने जानकारी हासिल की है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाबिब ये अलका जी के बारे में कि क्या क्या उनकी खासियत थी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर सिगरेट का अगर डब्बा, खाली डब्बा मिल जाता था तो उससे भी वो डिज़ाइन निकालने की कोशिश करते थे रंगमंच को लेकर। और अनुशासन की बात मैं कर रहा हूँ कि एक जो जानकारी मुझे है कि रघुवीर यादव को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पिटाई मेरी भी हुई थी। जब उनके निर्देशन में वो काम कर रहे थे तो पिटाई उनकी भी हुई थी। और संभवतः आप जब जाएंगे उनके कुछ वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको जानकारी होगी कि आप देखेंगे कि एक रिहर्सल हो रहा है, संभवतः वो तुगलक नाटक का रिहर्सल है, और अलका जी वहाँ जाते हैं बताने के लिए, पूरा फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं, बताने जाते हैं। उसके वो लूज खड़ा होता है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उस अभिनेता का, वो संभवतः कोई सैनिक की भूमिका में है, वो लूज खड़ा होता है। उसको पीछे से वो स्लैप करते हैं, वो मारते हैं, और फिर इस तरीके से उसके हाथ को, उसके फेस को उठाते हैं और एक चपत भी मारते हैं। लेकिन वो अभिनेता बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है, और उनकी जो चपत है, उसकी चपत को वह महसूस करते हुए अपने आप को ठीक करता है, अनुशासित करता है। ये कला उनकी थी, जो एक्टिंग मेथड जो स्तानिस्लवस्की का था, वो उसको मैंने मन और शरीर के एकात्मकता की बात वो करते थे। ये सारी चीज़ें उनमें थी। एक दो बात और जो जानकारी हुई है कि अलका जी नाटक की किताबों के अलावा कहानियों का पाठ और कविताओं का पाठ करते थे, पढ़ते भी थे और पाठ भी करते थे। जब भी उनके छात्र उनसे मिलने के लिए जाते थे तो होता ये था कि वो कहानी या कविता पढ़ते रहते थे, और इससे उत्सुकता बनती थी उस समय के छात्रों को भी पढ़ने के लिए। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रंगमंच में जो भी हमारे नए साथी, जो भी ऊर्जावान साथी हैं, उनसे मैं इसी बहाने यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रंगमंच करने के लिए एक रंगकर्मी को पढ़ाकू भी होना जरूरी है। वो पढ़ेगा तभी बात बनेगी। आप सिर्फ एक्टिंग कर लोगे, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक्टिंग आपको करना आता है, वो ईश्वर प्रकृति का वो देन है, कुछ लोग ईश्वर के देन के रूप में भी कहते हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि आपके अभिनय तो आपके अंदर है, लेकिन उस अभिनय को आप कैसे उसको आप स्टरलाइज करते हैं, या फिर कैसे आप उसको सजा पाते हैं, चरित्र को कैसे सजा पाते हैं, इसके लिए ही इसी की चिंता अलका जी को रही है, इब्राहिम अलका जी को रही है। अब एक जगह नीलम मानसिंह ये कहती हैं, नीलम मानसिंह कहती हैं, सोनल मानसिंह नहीं, सॉरी, नीलम मानसिंह, वो कहती हैं कि जब वो मिलने के लिए गई, जब बहुत बाद में, जब इधर दिन पहले, कुछ सालों पहले, तो उनको चमकीला कपड़ा बहुत पसंद था। तो एक रंगकर्मी चमकीला कपड़ा पसंद कर ही सकता है। ये एक छोटा छोटा एक संस्मरण, एक दो मैंने आपको कहा। अब देखिए, फिर मैं ये कह रहा हूं कि इनको याद करने की क्यों और भी जरूरत है कि प्रगतिशील आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में, यानी कि 1943 में एक कलकत्ता में ग्रुप बनता है, कलाकारों का एक ग्रुप बनता है। जब अकाल का आता है तो उसमें चित्रकारों वगैरह का एक ग्रुप बनता है कलकत्ता में। और उस समय में ये लोगों की मान्यता थी कि अंग्रेज़ों की जो नीति है वो गलत नीति के कारण अकाल का बहुत तेज़ी से ये संक्रमण का दौर बहुत तेज़ी से चला था, अकाल का हुआ था।
और इसमें नीतियों को, अंग्रेजों की नीतियों को ठहराया गया था, गलत ठहराया गया था। उस समय कई लोगों ने वहाँ पर जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था कलकत्ता में, प्रोग्रेसिव ग्रुप एक उन्होंने बनाया था। और उसी से प्रेरित होकर जो उफान था, एक बेचैनी थी, उस बेचैनी को लेकर 1947 में प्रगतिशील आर्टिस्ट ग्रुप बनता है, PAG, जिसमें कि जिसके कि ये सदस्य होते हैं अलका जी। और बाद में ये इसके होते हैं, इसे जुड़ते हैं, जिसमें कि इनके समकालीन उसमें होते हैं प्रसिद्ध चित्रकार जो कि भारतीय नहीं थे, भारतीय मूल के थे। उनका नाम था, मैं अगर देखूं तो फ्रांसिस न्यूटन सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा। मकबूल फिदा हुसैन, तो कौन नहीं जानता है, मकबूल फिदा हुसैन उसमें थे, वो चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा थे, कृष्ण हवालाजी थे, हरिओम दास थे गड़े, हरिओम दास गड़े, और मूर्तिकार S वर्के थे। ये सारे लोग, तो ये सारे जायंट थे। जायंट फिगर के साथ में अलका जी एक रंग निर्देशक होने के साथ साथ जो चित्रकारी का जो पेंटिंग का जो था मामला, उसके जो उसका जो टेस्ट उनको था, उसको लेकर उसके साथ वो चले जाते हैं। कलाकारों की समस्याओं और जो व्यवस्था उस समय थी उसमें बदलाव की चाहत लेकर वो प्रगतिशील आर्टिस्ट ग्रुप के वो सदस्य बनते हैं अलका जी। ये एक रंगकर्मी जो चित्र, पेंटिंग, गैलरी में जो प्रवेश करता है, एक अलग दुनिया को वह ढूंढने की कोशिश करता है। और वो कब आते हैं? वो आते हैं, उनकी जब शिक्षा होती है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स 1950 में, या 47 आप कह सकते हैं, तो 1947 से 1950 के बीच में आप कह सकते हैं, जिसको कि बाद में आप उसको शॉर्ट फॉर्म में राडा आप कहते हैं, जो जहाँ पर ड्रामा की पढ़ाई होती है, वहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं और तब फिर NSD की बात वो करते हैं। फिर NSD का उनका जो कार्यकाल रहता है, पहला कार्यकाल रहता है, वो 1962 से लेके 1977 तक का रहता है, पहला काल। ठीक है। अब मैं दूसरी और बात आपको कहना चाहता हूँ कि 3 नाटक, वैसे तो कई नाटक उन्होंने किया, मोलियर के कंजूस से लेकर शेक्सपियर के जूलियस सीजर, ये सारे नाटक, लेकिन इसके साथ जो 3 नाटक जिसकी अभी चर्चा अभी प्रवीण कर भी रहे हैं और रवि रंजन भी कर रहे हैं, वो 3 नाटक था। एक आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक, दूसरा गिरीश कर्नाड का तुगलक, और तीसरा नाटक जो था वह नाटक अंधा युग, धर्मवीर भारती का। अंधा युग की प्रस्तुति बाद में कई लोगों ने की, NSD के अंदर भी किया, NSD के बाहर भी लोगों ने किया। हमारे बेगूसराय रंगमंच में भी इसकी प्रस्तुति हुई, हमारे बेगूसराय रंगमंच के कई साथी ने भी प्रस्तुति की। प्रवीण कुमार गुंजन का भी नाटक अंधा युग वहाँ बहुत चर्चित रहा। लेकिन अंधा युग जो अलका जी ने किया, वो जो फिरोज शाह कोटला का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसमें उसकी प्रस्तुति, तो आप कह सकते हैं कि एक रंगमंच का अभिनेता अगर संसाधन कम है तो उसको स्पेस डिजाइन में कैसे उसको ले जाया जाए, कैसे उसको स्पेस डिजाइन में ले जाया जाए, इसकी जो तरफ थी आप उसको देख सकते हैं कि उनका नाटक अंधा युग की प्रस्तुति कोटला में उसकी प्रस्तुति होती है, अद्भुत प्रस्तुति होती है। और वहाँ पर जो लाइट का डिजाइन होता है, वहाँ पर जो उसके स्पेस में जो स्टेज क्राफ्टिंग होता है, उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, उसके म्यूजिक है, ये सारी जो अद्भुत कलाएं थी, उस कलाओं को लेकर वह नाटक वो करते हैं। और पूरे विश्व में धर्मवीर भारती के उस नाटक को, अंधा युग, जो महाभारत के लड़ाई के अंतिम क्षणों की कहानी है, उसको लेकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और भारत के रंगमंच को विश्व के रंगमंच पर स्थापित करते हैं। और वहाँ पर एक दस्तक वो देते हैं कि भारत का रंगमंच ये हो सकता है जिसमें कि तमाम संस्कृति, तमाम सभ्यता और तमाम रंगों का मिश्रण हो सकता है, उसमें किसी एक रंग का मिश्रण नहीं हो सकता है। इसलिए भी इब्राहिम इल्का जी को याद करने की ज़रूरत है कि उनके रंगमंच में जहाँ आप देखते हैं कि पाश्चात्य रंग पद्धति है, तो वहीं पर भारतीय रंग शिल्प, भारतीय सभ्यता की का शिल्प, ये उनसे वो सामंजस्य स्थापित करके एक नए प्लेटफॉर्म की वो रचना करते हैं, एक नई रंग दुनिया की वो रचना करते हैं।
इसके साथ साथ जापान का जो काबुकी है या फिर एशियन थिएटर है या फिर चाइनीज़ ओपेरा है, इसको लेकर भी इन्होंने काम किया। और उसके साथ साथ जो यूरोपीय जो रंगमंच होता है, ब्रेख्त की चर्चा, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उसमें वो ब्रेख्त की भी चर्चा कर रहे हैं। स्तानिस्लावस्की के साथ साथ वो ब्रेख्त के भी एलिनेशन थ्योरी की वो चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि दुनिया के रंगमंच से भारत को रूबरू अगर उन्होंने कराया, तो एक स्थान पर वो मिलते हैं बताते हुए कि ग्रीक थिएटर या फिर इंटीमेट थिएटर आप कह सकते हैं कि नीचे पूरा गैलरी बना हुआ है और नीचे अभिनेताओं को वो जगह बना हुआ है जो आप ग्रीक थिएटर में उसको आप देखते हैं। और वो कहते हुए सुनाई देते हैं, यहाँ से अभिनेता की क्या पकड़ है वो जानकारी होगी कि अभिनेता अपनी आवाज़ को ऊपर जो गैलरी में बैठे हुए उसके दर्शक हैं उसके सामने कैसे पहुंचा सकता है, ये क्षमता उसमें है या नहीं, इस बात को भी वो रखते हैं। प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल की बात ने जो शोक संवेदना व्यक्त किया है, अगर उनकी बात कहें तो वो कहते हैं कि उनका जाना एक बड़े पर्दे का गिरना है। निश्चित रूप से डबराल मंगलेश जी आप सही कह रहे हैं कि उनका जाना एक बड़े पर्दे का गिरना है। और फिर वो आगे कहते हैं कि वो अंग्रेजी संस्कारों के साथ साथ सोचने समझने वाले हिंदी रंगमंच के साथ साथ स्तानिस्लावस्की के रंग सिद्धांत को आत्मसात करने वाले रंग निर्देशक थे। बिल्कुल, मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ, इस बात की आपने चर्चा की। स्तानिस्लावस्की के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, चूँकि तमाम रंगकर्मी साथी ही देख रहे हैं, और वही है कि शारीरिक क्रियाओं का क्या सिद्धांत उसका होता है, कल्पनाशीलता क्या आ सकती है, चरित्र के लक्ष्य क्या आ सकते हैं। तो ये स्तानिस्लावस्की के बारे में है। कंसंट्रेशन क्या होगा, विश्वास क्या होगा, ट्रूथ क्या है, सामूहिक सहभागिता क्या है, गति, ताल, मेमोरी, विश्लेषण आप उसको कैसे विश्लेषित कर सकते हैं, क्या आपका एक्शन होगा, फिजिकल ट्रेनिंग आपका क्या होगा, चरित्र की विशेषता क्या हो सकती है, आपका निर्णय क्या हो सकता है एक अभिनेता के तौर पर, इन सारी बातों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। अभिनेताओं में अगर कहेंगे तो सबसे जो प्रिय उनके अभिनेता रहे हैं मनोहर सिंह। तुगलक में तुगलक की जो भूमिका है, जो एक सन की राजा की भूमिका है, उसकी भूमिका मनोहर सिंह की है। और मनोहर सिंह जो ज़बरदस्त अभिनेता थे वो थे नसरुद्दीन शाह थे, रघुवीर यादव, सोनल मान सिंह, ये उत्तरा बावरकर, ओम पुरी, राम गोपाल बजाज साहब, राजेंद्र गुप्ता, प्रसन्ना साहब, रोहिणी हट्टंगडी, नादिरा बब्बर, ये सारे, विजय मेहता, बलराज पंडित, भानु भारती, ये सारे लोगों ने उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। नसीर साहब कहीं कहीं कहते हैं एक आध जगह कि पश्चिम के बजाय अगर वो देसी शैली को लेते तो और बेहतर होता काम को लेकर, अगर उनके क्रिटिसिज्म को लेकर कह सकते हैं तो ये बात, इस पर आप विचार करें। मुझे लगता है कि मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि अगर पश्चिम के नाटकों को लेकर या पश्चिम के रंग पद्धति को लेकर वो नहीं आते तो मुझे लगता है कि भारत का रंगमंच फिर थोड़ी रूढ़िवादिता के जकड़न में अभी फंसी रहती। जो संस्कृत नाटकों में जो रूढ़िवादिता थी उसको ये उसके साथ गुजरती। अब मैंने पहले ही कहा कि उनके पिता अरबी व्यवसायी थे, अरब के थे, कुवैती माँ थी, और अगर वो चाहते तो व्यवसाय उनके पिता का बहुत अच्छा चल रहा था, वो अपने पिता के साथ व्यवसाय में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं आया। रंगमंच को उन्होंने स्वीकार किया और कुछ पारिवारिक उलझनें आई पिता के द्वारा, लेकिन बाद में उनको ये किया गया और फिर सातु सेन के बाद वो यहाँ आ गए। दो जो हस्ती है उनको आप ले सकते हैं कि ब्रेख्त को लेकर अगर आप हबीब साहब को याद करते हैं, चरणदास चोर, हिरमा की कहानी, राजलक्त वगैरह को लेकर, तो दूसरी ओर आप अलका जी को स्तानिस्लावस्की के मेथड को लेकर आषाढ़ का एक दिन, तुगलक, वेटिंग फॉर गोदो, हालांकि वेटिंग फॉर गोदो एब्सर्ड शैली का नाटक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो यथार्थवादी शैली जो है उसको लेकर जो एक मॉडर्न थिएटर का जो कॉन्सेप्ट उसको लेकर
एक डॉक्टर चंद्र तिखा करके हैं, वो रंग निर्देशक हैं, उनका मेमोरी में सुन रहा था। तो उनका ये कहना था कि हबीब, ये अलका जी, इब्राहिम अलका जी, मैं बार बार हबीब साहब को लेता हूँ चूँकि दोनों समकालीन थे। तो इब्राहिम अलका जी के पास रंगमंच को छोड़ने के बाद भी सूचनाएं रहती थी, नाटक को करने के लिए सूचनाएं रहती थी, और नाटक जब कर रहे थे उस समय भी उनके पास सूचनाएं रहती थी। उस समय में जब वो मिलने के लिए गए तो उनसे उन्होंने कहा कि स्वदेश दीपक तुम्हारे शहर के हैं, तो उनसे मिलते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मिलता हूँ। तब उन्होंने कहा कि स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट बार से बहुत लाजवाब है, मैं उसकी कभी प्रस्तुति निश्चित रूप से करूँगा। तो एक उनके साथ ये था। आज अमितेश को जब मैं पढ़ रहा था तो अमितेश इस बात को रख रहे थे कि 1964 का वो हवाला दे रहे थे, सन 1964 का हवाला दे रहे थे, जब कलकत्ता में अनामिका में थिएटर फेस्टिवल वो हो रहा था, और उसमें एक जो विषय था नाटक और निर्देशक, इस विषय पर वो अपना संवाद कह रहे थे, उद्घाटन भाषण में वो कह रहे थे, और बड़ी आत्मविश्वास के साथ इब्राहिम अलका जी रख रहे थे कि अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन को एक ऐसी शैली में प्रस्तुत किया गया है जिसकी रंगमंच में आगे एक परंपरा बनेगी तथा हिंदी रंगमंच और नाटककार गौरवान्वित होगा। यह उनकी भविष्य की स्पष्ट वायथा थी, और आप ये देखते भी हैं कि आषाढ़ के एक दिन हम लोगों ने भी किया और भी कई लोगों ने किया, उसकी जीवंतता अभी बनी हुई है। मोहन राकेश आज भी जीवित हैं, और वो जो प्रस्तुति हुई उसकी जो जीवंतता थी वो लगातार नए रंगकर्मियों को भी ये देखने को उकसाती है कि आप देखो और रंगमंच को सीखो। अगर आपने आषाढ़ का एक दिन नहीं पढ़ा, आपने अगर आषाढ़ का एक दिन की प्रस्तुति किन्हीं निर्देशक का नहीं देखा, तो वो आपके लिए रंगमंच बिल्कुल अधूरा है। जैसे कि अंधेर नगरी को अगर आपने नहीं पढ़ा और उसको आपने नहीं अगर गुना, तो आपका रंगमंच अधूरा है। टाइमिंग का मैंने कहा है कि उनकी चर्चा है कि अगर 6:30 तो 6:30 बजे उनको आना, 9:30 को आना है। मानसिक गठन भले ही उनका पश्चिमी रहा हो, लेकिन रंग स्थल उनका भारतीय था, और कुछ विदेशी जो उस समय के रंगकर्मी थे उनके साथ उनका सानिध्य रहा। सोजो, कार्ले वेबर और रिचर्ड शेखनर, जो ये इन सारे लोगों के साथ उनका काम रहा। एनएसडी में उन्होंने उनको आमंत्रित किया। तो एक और जो फॉरनर जो थे, शेखनर थे या फिर कार्ल वेबर थे, तो दूसरी ओर शिवराम कारंत जैसे लोग, दिग्गज लोग के साथ उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, और एनएसडी में उनको बुलाकर उन्होंने काम किया। और फिर 1967 में एनएसडी से वो अलग होते हैं, और फिर छात्रों का समूह एक बनता है दिशांतर, उसमें वो काम करते हैं। और वहाँ पर बादल सरकार का नाटक, अब देखिए एक कंट्रोवर्सी है लोगों के बीच में, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि बादल सरकार और इब्राहिम अलका जी के बीच में क्या संबंध था। उस संबंध को लेकर कई सवाल उठता है, लेकिन यहाँ मैं जब जोड़ रहा हूँ, इस चीज़ को समझ रहा हूँ, तो बादल सरकार का जो नाटक 30वीं शताब्दी था, उसको हिरोशिमा के नाम से उसकी प्रस्तुति उन्होंने की, और दिशांतर से, और एक प्रोफेशनल थिएटर कर्मी होने के नाते के बावजूद उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। रविरंजन जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था, बिना कोई पारिश्रमिक लिए हुए उन्होंने उसका निर्देशन किया, और उसकी प्रस्तुति दिशांतर में उसकी प्रस्तुति हुई थी। और दिशांतर रंगमंडल के सदस्य जो बाद में थे, रामगोपाल बजाज साहब, उन्होंने मोलियर का जो नाटक था कंजूस, उसका भी निर्देशन इनसे करवाया था। फिर 1990 में वापस वो रंगमंडल चले गए, तो आते हैं रंगमंडल, और शेक्सपियर का नाटक जूलियस सीजर का वो करते हैं मंचन, तुगलक का करते हैं, रक्त कल्याण का करते हैं, लोरका का जो है द हाउस ऑफ बर्नेड अल्बा, उसको दिन के अंधेरे में नाम से उसकी प्रस्तुति वो करते हैं। इंटीमेट और लिविंग थिएटर की भी वो बातचीत करते रहते हैं, उसके बारे में भी वो उनकी चिंता रहती है।
1992-96 में पुनः जब उनको लाया जाता है रंगमंच की ओर, तो होता ये है कि थोड़े से थके थके से नजर आते हैं अलका जी। उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ी नजर आती है। आलोचकों ने कहना शुरू किया कि अब वो चमक नहीं है, और चीज़ें बदल रही थी बहुत तेज़ी से, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर रहा था, डिज़ाइन, लाइट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, फिर साउंड इफेक्ट को लेकर बहुत सारा काम हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही थी। अभिनेताओं का अभिनय पक्ष जो था वो थोड़ा गौण हो रहा था। डिज़ाइन और डिवाइस की वहाँ शुरुआत होती चली गई थी, और तब वो शायद अपने आप को अनफिट महसूस किए और फिर से वो हेरिटेज की दुनिया में चले गए, जहाँ पर कि वो पेंटिंग कर रहे थे, जहाँ पर रंगमंच पर जो उनका काम था उसकी तस्वीरें वहाँ रख रहे थे, वहाँ पर लोगों को वह बुला रहे थे, छात्रों को, छात्र वहाँ जा रहे थे, उनको स्क्रीन पर वो बता रहे थे, चित्र के बारे में समझा रहे थे, रंगमंच के बारे में जो चित्रें थी उसको समझा रहे थे। वो उनके काम करने का तरीका जो बदला था उसको फिर उसी रूप में वो चले गए। फिर ये उनका पूरा ये रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तरा बावरकर जी का भी कहना है कि छात्रों को प्रदर्शनी में ले जाते थे, स्लाइड शो के जरिए पेंटिंग दिखाकर उसकी विशेषता वो समझाते थे। मुझे लगता है कि समय निकला, आधे घंटे तक मैंने उनके बारे में कहा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा मंगलेश डबराल के ही शब्दों में कि वो 1977 के तुगलक की प्रस्तुति को याद करते हैं और कहते हैं कि वह दिल्ली का पुराना किला था। ऐसे किले जब टूटते हैं तो अंदर से भरभरा कर टूटते हैं। ऐसे किले जब टूटते हैं तो अंदर से भरभरा कर टूटते हैं। सन 1972 में जब यह वाक्य दिल्ली के पुराने किले के ऐतिहासिक अवशेषों के विस्तार में खुले आसमान के नीचे गूंजा था, तो दर्शकों ने इसे इंदिरा गांधी की सल्तनत के भीतर दरारें पड़ने के रूपक के तौर पर समझा था। इमरजेंसी के दौर का संकेत 1972 में मिलने लगे थे। मैं इससे मंगलेश डबराल के इन पंक्ति को मैं भी रूपक के शब्द के रूप में ही कहना चाहूँगा कि इमरजेंसी के संकेत तब भी मिले थे, इमरजेंसी के संकेत अब भी मिल रहे हैं। अब भी तुगलक के वो संवाद जायज़ हैं, अब भी उस तुगलक के संवाद की ज़रूरत है। और इब्राहिम अलका जी को याद करना ज़रूरत इस बात के लिए है कि अभिनेताओं की फौज होनी चाहिए, अभिनेताओं को अनुशासन में रहना चाहिए, अभिनेताओं को पढ़ना चाहिए, अभिनेताओं को संगठन का निर्माण करना चाहिए और अभिनेताओं को प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए, वो अपने नाटक से ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।